हाँ तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऋषभ देव। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 615 इन दिस ईयर सीएसई। और जैसा कि रोबोट भाई ने बताया कि सोसाइटी पार्ट के क्वेश्चंस को डील करना है जीएस वन को, और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैं मेरी थोड़ी बहुत कमांड है इस पेपर पे। तो मैं बताऊंगा आप लोगों की सोसाइटी वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। और इस बार का मतलब जो 2022 का पेपर था, वो क्वेश्चन तो देखने में काफी आसान लग रहे थे, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाला हो गया या सेक्ट वाला हो गया या टीयर टू सिटीज मिडिल क्लास। स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे थे सारे क्वेश्चन, लेकिन इनकी फ्रेमिंग ऐसे हुई थी कि समझ पाना मुश्किल था, और ऑन द स्पॉट समझ पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब जैसे कि आप लोगों को सोर्सेस से स्टार्ट करें अगर, कि कैसे सोर्स सोसाइटी के लिए, जीएस वन के सोसाइटी के लिए सोर्स क्या होना चाहिए। तो मेरा तो जैसे बताया आपको कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने कुछ डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट सोर्सेज नहीं फॉलो किए थे इसके लिए। बट जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है उसको आप लोग रेफर कर लीजिए, या किसी टॉपर के नोट्स, जैसे एक ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, उनके नोट्स पड़े हुए हैं, काफी अच्छे हैं वो। तो बेसिक टर्म्स के जैसे आपको अगर नॉलेज रहेगी तो डिफाइन करने में जो टॉपिक्स आएंगे वो आसानी होती है वहां पे ऑन द स्पॉट। और रही बात क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो उसमें अब जैसे एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। In CSE 2022, there was a question asked on work from home, the eighth question. उसमें पूछा है एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। तो अब इसमें बोला है कि इवेल्युएट करना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है वर्क फ्रॉम होम का। सो इन दिस, पहले तो इंट्रोड्यूस करना है हम लोगों को, आप लोग वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में वर्क फ्रॉम होम आया, कोविड सिचुएशंस या फिर जो भी है, उसको दो तीन लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे। और उसके बाद से आप इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लोर करने के लिए बोल, एक्सप्लोर में आप थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पे हुआ, या फिर वर्क फ्रॉम होम के मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो लिख सकते हैं। और इवेल्युएट में फिर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने का आ जाता है कि एडवांटेजेस क्या थे इसके और डिसएडवांटेजेस क्या थे। ये तो काफी मतलब पहले सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसमें पॉजिटिव्स में आप लोग वही वर्क फ्रॉम होम के क्या होते हैं कि रिसोर्सेज बचेंगे, फैमिली टाइम इंक्रीज हो जाएगा, एफिशिएंसी आदमी की बढ़ जाएगी, और स्ट्रेस कम होगा, फैमिली एनवायरनमेंट जो कॉर्डियल रहेगा। तो जो फैमिलियल स्ट्रेस होता था कि दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता है, या फिर बच्चों पे जो डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से कि मम्मी पापा टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। तो काफी मतलब सोशल एंगल्स आपको सोचना है इसमें। और काफी क्वेरीज मैं ये भी देखता हूँ, लोग पूछते हैं कि सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट या फिर थिंकर्स को हम लोग सोसाइटी वाले पेपर में या जीएस वन के सोसाइटी वाले पोर्शन में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थिंकर्स तो नहीं डालने चाहिए, बिल्कुल नहीं डालने चाहिए थिंकर्स, क्योंकि इट इज़ अ जर्नलिस्ट पेपर। अब इसमें आप अपनी एक्सपर्टीज डालने की कोशिश करेंगे तो वो जो चेकर है उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली डाल सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम में आप वो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं कि एक सिमेट्रिक फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है कि सिमेट्रिकल फैमिली होती है। तो कॉन्सेप्ट्स आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डाल सकते हैं, उससे आपका आंसर जो होगा थोड़ा मतलब वो सब्सटैंशिएटेड लगेगा, लगेगा कि आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स में या फिर आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में बेटर है। तो टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज कि थिंकर्स तो ना ही लिखें। तो इसमें आपको वही पॉजिटिव नेगेटिव लिखना था वर्क फ्रॉम होम में, और नेगेटिव्स में वही हो सकता है कि वो पीयर एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो फिर वो वर्क प्लेस पे वो एक कल्चर, वर्क कल्चर नहीं बन पाता है, या फिर वो अ, फिर घर पे ही हर समय पड़े रहोगे तो वो उसमें भी झगड़ा के आसार बढ़ जाते हैं। तो उस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने मन से सोच के। सो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके। और ऋषभ ये भाई, वाला एक चीज क्वेश्चन, यहाँ पर, जी रोबोट भाई। जैसे सबका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि हाँ जो हाँ। सोसाइटी है वो नॉर्मल एक एवरेज वे में लिख के आ जाता है। तो जो हम्म। सोसाइटी क्वेश्चन है, इसमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, ये मतलब एक है कि जीएस वन में अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं, जैसे हम्म। जीएस वन में 90 टू 95 के आसपास जो मार्क्स है वो हम्म। एवरेज है, वो सबके आसपास है। लेकिन इसी पेपर में सोसाइटी का जो पोर्शन है उसको हम्म। मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें काफी अच्छे नंबर आते हैं लोगों के, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सबके लिए बैलेंस है, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन आएगा, अगर बाउंसर आएगा तो सबके लिए बाउंसर रहेगा। और जो हम्म। सोसाइटी है, सोसाइटी के क्वेश्चन जनरल होते हैं, तो इसमें कैसे अप्रोच करनी चाहिए। अभी
हार्डली 55 to 60 डेज बचे हैं मेंस में, तो इस टाइम पे मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगे और कैसे इस चीज को किया जाए भाई, इस पे एक बार थोड़ा बताना। तो इसके लिए वही है कि मैं जैसे बताया कि वैल्यू एडेड मटेरियल से थोड़ा कंटेंट और बेटर किया जा सकता है, और वो जो सोसाइटी है उसके टर्म्स पता होने चाहिए अच्छे से, और उसका डेफिनेशंस पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन है या लिंकेजेस जो है, या फिर इस तरह के जो टर्म्स पेपर में भी आते रहते हैं, उनको थोड़ा इन डेप्थ जाके देखो और समझो कि क्या होता है। समझ रहेगी तो फिर वो आंसर भी वहां पे जल्दी से फ्रेम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ रहा है उस हिसाब से आप फ्रेमिंग करें। एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट में तो हर पार्ट को आप एड्रेस करें, पॉजिटिव नेगेटिव, और स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा बहुत आप अगर चेंजेस ला दें अपने, अच्छे से स्ट्रक्चर करें आंसर को, तो मेरे ख्याल से बढ़िया नंबर आ जाते हैं सोसाइटी में। और सच क्वेश्चंस भी इसके काफी, फ्रेमिंग में पिछले साल बता रहा था मैं कि दिक्कत तो थी, लेकिन क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है सोसाइटी का। ओके भाई। तो ये किया जा सकता है कि मतलब कंटेंट तो ऑब्वियसली डेवलप किया जा सकता है कि टॉपर्स की कॉपी देखो। श्रुति शर्मा मैम की मैं कॉपी देखा था पिछली बार, तो काफी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स थे उनके में। जैसे कि कई बार होता है कि वेस्टर्न से हम लोगों ने क्या इंडिया में इंपोर्ट किया है, या फिर कल्चर के मामले में, या फिर इंडिया से बाहर क्या गया है, तो उसमें उनका देखा था मैंने कि वो एग्जाम्पल में दी थी कि कैसे वर्ड्स इंडिया से जो है बाहर गए हैं। शैम्पू यहाँ से पहले यूज होता था चंपी के रूप में, तो वहां पे चला गया। तो इस तरह के आप वैल्यू ऐड करिए अपने आंसर्स में, टॉपर्स की कॉपी देख के या फिर टॉपर्स के नोट्स देख के। इस तरह से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं सोसाइटी में। ओके भाई। तो भाई जैसे इंट्रोडक्शन होता है और जो कंक्लूजन हम्म होता है क्वेश्चन का, इसमें किस तरीके हम्म। से मतलब क्वालिटी अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन में जी जी, इंट्रोडक्शन में मेरे ख्याल से मैं तो वो डेफिनेशन वाला अप्रोच रखता था। क्वेश्चन लिखा जाता है तो एग्जाम में कॉपी हम्म चेक करता है, हम्म। हर क्वेश्चन में डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डाटा या फिर जैसे कमिटीज नहीं, रिपोर्ट। सोसाइटी में तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा से काम करता है, या फिर आप जो क्वेश्चन पूछा है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई फैक्ट भी दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो तो जनरल एक ट्रेंड है ही है, और यह स्टैंडर्ड बना हुआ है ऑलरेडी। जो टॉपर्स हर टॉपर टॉक में बताते हैं कि आप या तो किसी फैक्ट से स्टार्ट करिए या डेफिनेशनल अप्रोच रखिए, या तो आप एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे दीजिए कि क्या आपका आंसर में आगे आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन तो आप ऐसे कर सकते हैं। कंक्लूजन में मेरे ख्याल से, सोसाइटी में कंक्लूजन में तो मेरे ख्याल से वही होगा कि आप समराइज कर दीजिए एक तरह से, या फिर कोई एक रिकमेंडेशन किसी कमेटी की हो किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पे, तो वो लिख देंगे तो वो बेटर रहता है। ओके। तो जैसे एक है कि जो सोसाइटी के क्वेश्चंस है उनको कब करना चाहिए, मतलब स्टार्ट में करना चाहिए या फिर किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा अप्रोच तो ऐसे नहीं था, मैं ऐसे नहीं करता था कि किसी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट करना है। मेरा था कि अब जो पिछली बार उत्कर्ष द्विवेदी सर थे, उन्होंने बताया था कि वो पहले 5 क्वेश्चन जो होते थे 10 मार्कर्स करते थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। वो इसलिए ताकि राइटिंग वाइटिंग सही नजर आए, और काफी नीट रहे, काफी मतलब स्टार्टिंग में कॉपी। तो उसकी वजह से मैं पहले 5 क्वेश्चन कर लेता था 10 मार्कर्स, फिर उसके बाद से जितने भी 15 मार्कर्स थे उनको अटेम्प्ट करता था एक लाइन से, और फिर लास्ट में फिर से 5 10 मार्कर्स पे आता था। तो मैंने ये अप्रोच फॉलो किया था एग्जाम में। तो सब्जेक्ट वाइज तो नहीं करना चाहिए अटेम्प्ट मेरे ख्याल से, कि पहले ये कर लेता हूँ पहले ये करता हूँ। हालांकि क्लब्ड होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वो 3 3 या 2 2 क्लब्ड होते हैं हर जगह। ओके भाई। तो आपने कैसे अप्रोच किया पूरे सोसाइटी के जो सब्जेक्ट था उसको, तो एक बार इसमें थोड़ा सा आप ब्रीफ से बता दो, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस ले लेंगे जितने भी। हाँ, तो सोसाइटी का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने कुछ मतलब अलग से पढ़ाई नहीं किया था इसके लिए। और मेरे जो कॉन्सेप्ट थे उसी में से इसमें आ जाता है मोस्टली। और बाकी जो थोड़ा जनरल कास्ट पे हो गया, या फिर ये आपका ग्लोबलाइजेशन का है, ये अलग से कहीं से भी वैल्यू एडेड मटेरियल है, कोचिंग के जो भी मतलब पढ़े होते हैं ऑनलाइन नोट्स वगैरह, उससे कर लो। मतलब जो ब्रॉडर टॉपिक्स जो हर साल आते ही आते हैं, ग्लोबलाइजेशन आता ही आता है, तो उसपे तो एडिटोरियल्स भी भर भर के आते हैं, तो उससे भी कंटेंट निकालते रहो। और मैंने लास्ट टाइम एक चीज और एक्स्ट्रा किया था कि वही जो बताया, कॉपी आप टॉपर्स कॉपी तो देखे हैं और उसमें से एग्जांपल्स निकाले, वो बहुत मतलब रामबाण की तरह काम करता है वो, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव सिक्योर्ड मार्क्स बाय राइटिंग दोज थिंग्स इन देयर आंसर शीट्स। तो वो चीज आप लोग करें तो बेहतर हो सकता है वैल्यू एडिशन के तौर पे। ओके।
तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए 50 दिन 55 दिन जो बचे हैं मेंस के लिए, इसमें सोसाइटी में कितनी? मेरे ख्याल से सोसाइटी इन पर्टिकुलर पे तो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, 2-4 मतलब 4-5 दिन दे दें, उसमें ही आप वो सब जितना भी बताया हूँ, जैसे टॉपर्स कॉपी टाइम से देना चाहिए? एग्जाम्पल्स कंपाइल कर देना, या फिर वैल्यू एडिशन कर लेना, या फिर कोई मटेरियल पढ़ लेना, जैसे विजन का हो गया, वैल्यू एडेड मटेरियल हो गया, या फिर कोई जो भी आप अब तक सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं उसको ही कर लेना, रिवाइज कर लेना। और पीवाईक्यूज तो देखना ही देखना है, और उसका अप्रोच देख लें आप टॉपर्स की कॉपी से कि वो लोग कैसे मतलब आंसर को फ्रेम करते हैं, क्या इंट्रोडक्शन रहता है, क्या कंक्लूजन रहता है। तो सोसाइटी ऐसा पर्टिकुलरली इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। GS1 एज अ पेपर के तौर पे सब लोग तैयारी करते हैं, और इस पोर्शन पे मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अभी 15 डेज के अराउंड मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट या एक GS1 के पेपर पे दिया जा सकता है, तो उस हिसाब से इसको 4 या 5 दिन दे, दैट इज मोर देन एनफ। ओके। तो अभी किसी के क्वेश्चंस हो तो फिर आप आपके माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो ऋषभ भाई से। एक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए इसमें, कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे डील करते हैं, आप लोग अप्रोच बताइए, किसी को भी अगर समझ में आ रहा है तो। That how is the growth of tier 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis on the culture of consumption? आप लोग के दिमाग में कोई पॉइंट्स आए तो बता सकते हैं आप लोग, इससे रिलेटेड कि आपका अप्रोच क्या होगा। Sir, one point I have, हम्म growth of shopping malls and supply chain markets, supermarkets, because of increasing consumption tendency. हाँ, वो पब्स वगैरह भी खुल रहे हैं काफी सेकंड टियर सिटीज में, कैफेज Yes, वगैरह। mom and pop stores. हाँ, वो वेस्टर्न कल्चर जो इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसकी वजह से कंजम्पशन कल्चर बढ़ रहा है, और उसकी वजह से अब चूंकि इनकम भी बढ़ रहा है, सोर्सेज बढ़ रहा है, आईटी बूम की वजह से। न्यू मिडिल क्लास कब आया था? 1991 में जो आईटी बूम हुआ था, जो ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट वो हुआ था, उसके बाद से न्यू मिडिल क्लास बना था। उसके जो ओल्ड मिडिल क्लास था उसमें तो आपके प्रोफेशनल क्लासेस आते थे, या फिर लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब आते थे। न्यू मिडिल क्लास में वो मैनेजरियल पोजीशंस जो आ गई थी आफ्टर 1991 इन आईटी सेक्टर, उसके बाद से न्यू मिडिल क्लास आया था। तो आईटी सेक्टर के आने की वजह से अब क्या हो रहा है कि सेकंड टीयर सिटीज कैसे डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वहां पे लैंड जो है वो काफी सस्ती मिल जाती है इन कंपनीज को, और लेबर भी जो है काफी चीप होती है। तो उसकी वजह से एक तो शिफ्ट हो रहा है कि वाई टीयर 2 सिटीज, और शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वजह से फिर मिडिल क्लास कैसे आ रहा है, क्योंकि उसमें फिर अब उनके इनकम बढ़ रही है। और अब मिडिल क्लास आने के बाद कंजम्पशन कल्चर कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली उनका वर्क कल्चर ऐसा डेवलप हो जा रहा है, तो डिमांड क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो है ये सब चीजें आ रही हैं वापस वहाँ टीयर 2 सिटीज में। तो इसको आप एक ब्रॉडली ऐसे आप एड्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि कैसे न्यू मिडिल क्लास राइज हो रहा है टीयर 2 सिटीज के बनने से, और उसके बाद से कल्चर ऑफ कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है। तो ऐसे अप्रोच रखना है इसका। और फिर ये अगला क्वेश्चन जो है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी? तो ये आपको क्या लग रहा है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में जो है इनको सिंगल कैटेगरी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए? आप लोग भी Sir, पार्टिसिपेट tribal करो, elites, जिससे क्या है कि ओके tribal elites competing in the educational sector and for jobs. नहीं, ये इसमें पूछा है कि हाँ चलो, आपके पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम, आप मेन स्ट्रीम कराना चाहते हैं वो भी ठीक है, चलिए उस चीज में इनको सिंगल कैटेगरी पे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसको अप्रोच कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें आपको स्टार्ट करना है कि कैसे जो है इंडिया में एक शुरू से ही आइसोलेशनिस्ट वर्सेस इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच रहा है,
ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके। तो डाइवर्सिटीज इसमें कैसे हैं, डाइवर्सिटी इंडिया में मतलब इतनी सारी ट्राइबल्स हैं, क्लोज टू 705 ट्राइबल कम्युनिटीज आर देयर इन इंडिया। तो उसमें भी कितनी डाइवर्सिटी है, हर तरह की सबका कल्चर सेम नहीं है, कोई कोई ज्यादा इंटीग्रेटेड है मेन स्ट्रीम में, कोई कोई कम इंटीग्रेटेड है। तो हर तरह के आप 5-6 पॉइंट दे सकते हैं जिस तरह से ये डाइवर्स है, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, या इवन इन टर्म्स ऑफ देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन विद द मेन स्ट्रीम। तो आप इसको अप्रोच ऐसे करेंगे कि एक मैप बना दीजिए, स्पेशल मैप बना दीजिए, और 2-4 एग्जांपल्स लिख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ये है, या आपका अंडमान में ये ट्राइब्स हैं, या फिर मिडिल में ये हैं, गोन्स हैं, या ये हैं। तो एक तरह से तो स्पेशली भी ये लोग बहुत वेरी करती हैं, उस हिसाब से इनका इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम कल्चर, कस्टम भी वेरी करता है। तो इस तरह से आप डाइवर्सिटी पहले दिखा लेंगे, और फिर उसके बाद से कि किस कॉन्टेक्स्ट में इनको सिंगल कैटेगरी ट्रीट करना चाहिए। तो वो कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या लिखा था आंसर में कि इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग देयर कल्चर, कि जो भी इनका कस्टम कल्चर है उनमें तो हम लोग इनको एक तरह से ट्रीट करें कि जो भी इनका कल्चर हो, चाहे वो कितना डाइवर्सिफाइड हो, अनलेस एंड अनटिल दे आर मर्ज्ड विद मेन स्ट्रीम, या फिर उनका इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो गया है, थोड़ा भी अगर आइसोलेशन में है या फिर इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है, एंड दे डोंट वांट टू मर्ज विद मेन स्ट्रीम, तो इनको सारी एक चीज में तो हम लोग क्लब कर ही सकते हैं ना कि इनको प्रोटेक्ट करना है, हमको इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, इनके कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है। तो एक ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और दूसरा कैटेगरी है इनके वेलफेयर का, कि वेलफेयर में जो भी मेजर्स लिए जाए उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, जैसे कि आप शिवम भाई ने यहाँ पे बोला, श्रवण भाई ने बोला कि वेलफेयर में भी जो हो तो इनको बराबर के मौके दिए जाए। जैसे कि अभी कई उसके लिए कई सारी स्कीम्स भी आ रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की तरफ से भी इनके प्रोडक्ट्स को बाहर प्रमोट किया जा रहा है, मार्केट किया जा रहा है ट्राइफेड द्वारा। तो इनके या तो वेलफेयर में और या तो इनके कल्चर ऑफ के प्रिजर्वेशन में, दोनों में सिंगल कैटेगरी इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन को। हेलो सर। यस सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे एड्रेस किया है कि ट्राइबल्स को पहले 8.6% पॉपुलेशन, इसमें इंट्रो में उनका सेंसस के अकॉर्डिंग हो, और उसमें से 1.6% जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये मेंशन कर दिया, और दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। ये 2 लाइन का इंट्रो है, 2-2.5 लाइन का। फिर नीचे एक मैप बना के, इंडिया मैप बना के, उसमें गद्दी, मीना, गोंड, कुरुम्बाई, रुला, चेंचू, भील, मिजो, नागा और ओंगे, शैम्पेन, अंडमान, ये मैंने दिखा दिया मैप पर। ठीक है। उसके बाद ये दिखा दिया डाइवर्सिटी डेटा, और सिंगल कैटेगरी में किसी को क्यों कंसीडर करना है, इसमें ये ऐड कर दिया होमोजेनियस ग्रुपिंग है, सेम कल्चरल प्रैक्टिस है, एंडोगेमी है, और आइसोलेटेड लिविंग है, जैसे फॉरेस्ट्स में है, और छोटे छोटे अलग से डिफरेंट एरियाज हैं। और इकोनॉमी में है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस है उनकी। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जैसे डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल अथॉरिटीज है, थोड़ा शेड्यूल 6 मैंने इसमें लिख दिया है। और कल्चर में कॉमन एंसेस्टर का जो वर्शिप है इनका, ये मेंशन करके 5 पॉइंट। इसके बाद नीचे लिख दिया कि इनका थोड़ा सा नुआंस्ड अप्रोचेज है इनके लिए, और थोड़ा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है। तो उसमें वो खुद नहीं चाहेंगे कि हमको एक सिंगल कैटेगरी में एक रखा जाए। ये इसमें मैंने कंक्लूड किया है सर, बहुत लिमिटेड वर्ड में किया है। कैसा सर ये? नहीं, ये तो बहुत आपका आंसर मुझे सही लगा, बहुत होलिस्टिकली कवर किया हुआ है, सोशल इकोनॉमिक सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है। जी सर। ये आपका सही है, बढ़िया है। ठीक ठीक ठीक। और सर एक वो लास्ट वाला भी जो आपने एक और क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया था वो, मैंने सर टीयर टू लेट ज्वाइन सिटीज किया एंड इसलिए मैं। राइट मिडिल क्लास। हाँ सर, एक सेकंड मैं ये दिखाता हूँ मैंने कैसे दिया, तो बताता हूँ सर। तो उसमें एक तो टीयर 2 का मैंने मेंशन किया हुआ कि जो सिटीज के नियर बाय एरियाज है जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे बेंगलोर का सराउंडिंग एरिया, दिल्ली का सराउंडिंग एरिया है, गुड़गांव, फरीदाबाद टाइप जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें तो ये मेंशन कर देंगे टीयर 2 सिटीज में। और उसमें अब कैसे न्यू जो अब ये मिडिल क्लासेस आ रही हैं, उसका रीजन ये है कि राइज इन वाइट कॉलर जॉब्स है, मोर नंबर ऑफ पीपल एंगेजिंग, ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया और इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। एक तरह से होमोनाइजेशन होने की वजह से ये क्लासेस उसमें ऐड हो रही है, क्योंकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है। और एक इंग्लिश लैंग्वेज मैंने लिंगुआ फ्रैंका बन रही है न्यू मिडिल क्लासेस में, जो उनको एक तरह से यूनाइट कर रही है, फिर उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं। और अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट सिटीज, टीयर 2 सिटीज स्पेशली, और जो उनके नियर बाय लोकेलिटीज है, जैसे फरीदाबाद के थोड़े दूर के थोड़े गांव एरियाज है, तो लोग वहां से प्रेफर करते हैं फरीदाबाद आने के।
और हाउसिंग वहाँ पर उनको अच्छी मिल रही है, अर्बन एमिनिटीज है। तो और उसके बाद इंक्रीज इनकम है, तो फिर वो कल्चर ऑफ कंजप्शन भी इससे इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा मेंशन कर देना कुछ चीजें ऐसे करके कि उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट है, दूसरी चीजों का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, कार्स हैं, तो ये सब करके मैंने ये इसमें कंक्लूड किया हुआ सब। हाँ हाँ, तो मैं भी इसी लाइन पे कुछ एक्सप्लेन किया था अभी, और तो आपका आंसर मुझे ओके सही ओके लग रहा है, सर, पूरा एकदम बढ़िया है। हाँ। ठीक ठीक सर, ठीक है सर, ये दोनों ऐसे ही हैं। हम्म। ऋषभ ये भाई, ठीक है ग्रुप में सर। चैट में और लिखा है लोगों ने, उसको और देख लेना एक बार। क्या रोबोट भाई? जो ग्रुप की चैट है वहां पर भी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा वगैरह अच्छा, है, क्वेश्चन मिलेंगे, देखता हूँ देखता हूँ। उनको भी एक बार देख लेना। अगर जो लोग बीसी में बोलना कंफर्टेबल नहीं लगे तो वो टाइप करके भी अपने क्वेश्चंस डाउट्स है पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग लाइब्रेरी में भी रहेंगे, हर एक जगह पर रहेंगे। हाँ, वहाँ तो इन्होंने मोस्टली जो मैंने पूछा था उसी के आंसर्स में से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी तो क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं। सर वो इसमें कुछ ऐड ऑन करना है क्या सर आपके अकॉर्डिंग? अब मुझे भी देखिए पॉइंट्स इतने ही याद आ रहे थे अभी, इस टाइम पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं, बट आपके काफी होलिस्टिक आंसर लग रहा है, आपने काफी पॉइंट्स कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। ओके तो सर, एक दो सर और बता देंगे। हम्म। तो जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया? अच्छा, ये क्वेश्चन है सर। तो व्हाट आर दी इसमें इंट्रो, हेलो, मेन। हाँ हाँ। तो सर इसमें रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी का इंट्रो में ये दे दिया है, और इसमें जैसे बैंगलोर, गुड़गांव मेंशन करके हम्म उनमें जो बीपीओ स्टैब्लिश हुए हैं और केपीओ स्टैब्लिश हुए हैं, ये दो तीन लाइन का एक तो ये इंट्रो है। फिर हम्म इसमें सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव, तो जैसे न्यू मिडिल क्लासेस है, अब जिनमें जॉब अवेलेबल है। इसमें एक एग्जांपल दे दिया था कि जैसे बेंगलोर के पास के रीजन में कुछ एक दो गाँव है, विलेजेस हैं उधर, तो उसमें गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देते, मतलब ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे घर वाले। लेकिन जैसे ही बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्रीज आई, वाइट कॉलर जॉब्स आई, तो उनको फिर गर्ल्स को उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेजा, जिससे उनको वाइट कॉलर जॉब्स मिली। तो वो गर्ल का तो एम्पावरमेंट हुआ ही हुआ, तो उसमें इनकी विलेजेस में जो फैमिलीज है उनकी भी इनकम इंक्रीज हुई, स्टैंडर्ड हम्म ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। और उसमें फिर रोल ऑफ वुमन का रोल, उसकी वजह से अब इनकम सिक्योरिटी का तो रोल वुमन का इंक्रीज हुआ। तो कटरियार की थोड़ा सा उससे नीचे आई, डाउनग्रेड हुई, तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली फिर इससे चेंज हुआ। और उसमें डिक्लाइन ऑफ फिर रोल ऑफ कास्ट है मैट्रिमोनियल अफेयर्स में, जब गर्ल्स बाहर जा रही हैं तो इंटरमिंगलिंग है। तो हम्म जब इनकम अर्न कर रही है तो पेरेंट्स भी थोड़ा कास्ट को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। और पॉवर्टी हम्म रिडक्शन है, जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट है अभी रिसेंटली वाला। और स्टैंडर्ड लिविंग हो गया, गी इकोनॉमी भी थोड़ी सी से थ्राइव कर रही है, तो उससे जो और उसके अनस्किल्ड लेबर है उनको थोड़ा सा काम मिल रहा है। और लोकल हम्म पॉपुलेशन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, ये तो पॉजिटिव है। और इसमें नेगेटिव सात आठ पॉइंट मैंने पॉजिटिव दिए। नेगेटिव में ये दिए कि इससे इनइक्वालिटीज भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो अनस्किल्ड है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है सब। इससे जो आईटी इंडस्ट्रीज में है, इसमें स्किल्ड हम्म लेबर फोर्स उनको चाहिए। और इसकी वजह से क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं आसपास, जैसे अभी नोएडा वगैरह में हमने देखा है चेन स्नैचिंग वगैरह हम्म इसके हैं। और वुमेन को और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो रही है वर्किंग प्लेस पे, जो ट्रैवलिंग इश्यूज आ रहे हैं। और सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज इन एरियाज में थोड़ी बढ़ती है। तो और हम्म इम्बैलेंस डेवलपमेंट है, ये नेगेटिव पॉइंट दे करके और एक कंक्लूड कर दिया कि थोड़ा सा इसका मिक्स रिजल्ट है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको मैंने कंक्लूड कर दिया। नहीं तो ये तो आपका काफी हॉलिस्टिक है, आप मतलब काफी पॉइंट जनरेट कर पा रहे हैं, ये तो आप काफी सही मतलब अप्रोच है आपकी। हाँ ये और सर वही पूरा मैं, 3 पेज इसमें भरे हैं। हाँ हाँ, तो आप वो पेजेस भरने का तो एक जनरल एडवाइस रहता ही है लोगों को कि पेज तो भरना ही है अगर संभव हो सके तो, फिफ्टीन क्योंकि मैंने फिफ्टीन जितने भी, मार्कर है ना सर? हाँ हाँ, तो वो मेरे जितने भी वो एक गोल्डी भाई हैं इस बार 457 लाए हैं, तो वो भी ये बोलते हैं कि पेजेस फिल करने हैं, कंटेंट डिसेंट रहे,
तो वो तो है कि आपको कंटेंट डालना है आंसर्स में। तो उसके लिए मैं एक और आपको बताता हूँ एक और सजेशन की, अगर जनरेट नहीं हो पा रहे पॉइंट्स, तो आप तो खैर रोहित भाई तो काफी मतलब पॉइंट जनरेट कर ले हैं ऑलरेडी, लेकिन दूसरे लोग जो पॉइंट्स नहीं जनरेट कर पाते हैं सोसाइटी के आंसर्स में, तो उसके लिए आप लोग एक फ्रेमवर्क, मैंने स्लीपी क्लासेस के एक सर थे उन्होंने बताया था, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, अर्बन, रूरल, माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इतने 7-8 पॉइंटर्स जो है इनके लाइन पे आप सोचना शुरू कर दीजिए जब भी सोसाइटी का कोई क्वेश्चन देखें, क्योंकि सोसाइटी इन सब चीज़ों से बनती है। तो सोसाइटी में अगर आपके पॉइंट्स नहीं जनरेट हो रहे हैं तो आप इन लाइंस में सोचने लगेंगे, एक फ्रेमवर्क बना लीजिए इसको, FMRCC करके कुछ मैंने लिखा था इसके। फैमिली की लाइन पे सोचिए, मैरिज पे क्या इंप्लीकेशन होगा, वुमेन, रिलीजन पे क्या होगा, कास्ट पे क्या होगा, क्लास पे क्या होगा, माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर आपका अर्बन रूरल जो डायनेमिक्स है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क है, इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टू जनरेट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सोसाइटी आंसर्स। सर सर हम्म। सर पीवाईक्यूज का कितना रोल है सर? पीवाईक्यू कहाँ तक करें, कितने करें, और उसका कैसे जी मॉडल आंसर कैसे बने? जी जी, तो PYQs का तो रोल हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है, और सोसाइटी में इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका आपको सोर्स कोई पर्टिकुलर है नहीं। जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसका तो खैर है, उसको उसका तो कंटेंट रेडी होता है ऑलरेडी, लेकिन जिसका नहीं है उसको फिर कैसे पढ़ना है, तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन करना है, बस वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ना है या फिर किसी टॉपर के नोट्स को देखना है। तो PYQs को अगर आप देख लेंगे तो आपका कंटेंट काफ़ी वहीं से निकल जाएगा, क्योंकि रिपीटेड थीम्स होती हैं इसमें। तो PYQs आप 2013 के बाद का तो सारा ही कर लीजिए, जितने भी आपको सोसाइटी के क्वेश्चन नजर आए, और उसके सोर्सेज वो दिशा पब्लिकेशन वाली जो किताब आती है वो, या फिर अगर आपको कंपाइलेशन कोई मिल जाए ऑनलाइन ही, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बना के दी हुई है अगर, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। सर एक हेलो हम्म। सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो मेरे से ठीक से मैं उसको शायद अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह किया। सर ये हम्म। क्वेश्चन है, डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऑफ assertion ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्योंकि इसका आंसर मैंने जो बाकी लोगों का देखा उससे मेरा इंट्रो थोड़ा अलग है। लोगों ने थोड़ा उससे पहले दलित मूवमेंट पे लिख दिया या दलित पे लिख दिया है ऐसे, एक बार आप लेकिन मैंने क्वेश्चन रिपीट स्टार्ट। करिए थोड़ा, मतलब मेरे को सुनाई नहीं दिया वो। हाँ सर, debate the issue of whether and how contemporary movements of assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। है सर, इसमें हम्म। बाकी लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा दलित के ऊपर लिखा है, या अम्बेडकर को उसमें इंट्रो में ही लिख दिया है लोगों ने, और हम्म। दलित आइडेंटिटी लिख दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम्म। एनिलिएशन ऑफ कास्ट का पहले थोड़ा सा मीनिंग बता दिए कि रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। इसमें एनिलिएशन का ये मतलब हुआ एक तरह से रिमूवल ऑफ कास्ट हम्म। सिस्टम, जो कि इंडियन स्टेट का एक तरह से एम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। प्रोविजंस के थ्रू है, रिजर्वेशन इन जॉब्स के थ्रू है और एजुकेशन के थ्रू है। ये सर मेरा हम्म। 4 लाइन का इंट्रोडक्शन है। नहीं तो फिर ठीक है, अब मैं आप कोई आता भी हूँ। मतलब एक जो आप सेंट्रल पॉइंट आपको लगे कि ये आप एड्रेस करना चाहते हैं उसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसको कोई ऐसी मतलब बात क्योंकि नहीं है। हाँ, ये मेरे को इसमें सेंट्रल पॉइंट एनिलिएशन ऑफ कास्ट लगा कि ये करना, और उसको नीचे एड्रेस कर दिए बॉडी में। अब assertion ऑफ नहीं नहीं, दलित ठीक है आइडेंटिटी जी। पहले। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है फिर ठीक मैंने है। एक हेडिंग दी है एजर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी। उसमें कि हम्म। इंक्रीज अवेयरनेस है कि आदि द्राविड़ा मूवमेंट वगैरह टाइप एजुकेशन ज़्यादा आ रही है, यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट ज़्यादा है, तो एजुकेशन हम्म। अच्छे से मिल रही है, तो कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का फिर दूसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी का रूल है, सोशल मीडिया जो इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच जाती है, इंक्रीज हम्म। इनक्वालिटी है। 1990 रिफॉर्म्स के बाद ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट कोट कर दी, जैसे 5% एंड 60% वेल्थ, तो ये भी हम्म। एक रीजन है। और पॉलिटिकल पैटर्न जो है, अब कास्ट का यूज एक तरह से हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे कर रही हैं, और वोट बैंकिंग इंक्रीज हो रही है। फिर एक 5वां पॉइंट ये है, क्राइम भी SC/ST के अगेंस्ट जो है 2021 में 51,000 कंप्लेंट रिसीव हुई है। ये 5 पॉइंट हम्म। तो एग्रेशन पे हो गए। फिर उसके बाद आया एक हेडिंग है, वेदर दीज वर्क टूवर्ड एनिहिलेशन। वेदर हम्म। दीज वर्क टूवर्ड्स एनिहिलेशन। तो अब उसमें हम्म। फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल पावर है। एक ऐसे मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है कि मोर असर्टिव क्लेम है, तो सीमेंटिंग कास्ट सिस्टम है, तो वो थोड़ा सा नहीं कर पाता। कास्ट हम्म। कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, तो एक नया और डिवाइड इसमें सोसाइटी में आ रहा है कास्ट को लेकर के। और हम्म।
डिमांड ऑफ जस्टिस अगेंस्ट क्राइम। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब काउंटर भी हो रहा है, जैसे ये लोग असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो अपर कास्ट जो है वो भी लोग मतलब अपना एक एक हाँ हाँ ये आपको मैं बताता हूँ, डायमंड सेना और वो रणवीर सेना वाला कॉन्सेप्ट है हाँ सर, कि ये न्यू वेज मैंने हाँ। लिख दिया, न्यू वेज इज बीइंग क्रिएटेड। हम्म। और कमिंग, फिर एक थोड़ा सा एक अलग पॉइंट हो गया, और कमिंग टू एनालाइट मेन हुआ है कि स्ट्रीम नहीं लाइक। हुआ, एनालाइट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें आप लिख सकते हैं कि मतलब अभी भी ये वो तो केसेस आ रहे हैं, जैसे जो मिक्स है। पानी से। हाँ जी, तो वही। इसमें तो सर एक मिक्स सा एक रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, क्योंकि हुआ भी हाँ नहीं है हाँ, पूरी तरह और थोड़ा हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन स्ट्रीम लाइफ में आने की वजह से न्यू सिटीज, अब मैंने इसमें थोड़ा सा अर्बनाइजेशन भी डाल दिया कि थोड़ा सा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक हम्म एक्टिविटीज है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, तो थोड़ा रोल ऑफ कास्ट कम हो रहा है। हम्म ये अभी प्रोग्रेसिव स्टेज पर है, अभी पूरी तरह हुए नहीं। फिर कंक्लूजन में ये लिख दिया कि it has consolidated as well as to an extent annihilated the caste system but significantly due to economic interdependence। हम्म। मिक्स रिएक्शन, इसमें मिक्स रिएक्शन है, बस ये मैंने इससे कंक्लूड किया। तो ये कैसा सर, इससे आपका क्या ऐड होना है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट्स में से काउंटर पॉइंट्स आप तो होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, आपके सारे आंसर सही लग रहे हैं मुझे तो आपके अप्रोच में तो मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, सही ला रहे हैं आप तो एकदम। पॉइंट्स भी ओके आपके सर, काफी थैंक अच्छे यू सर। जनरेट हो रहे हैं। ऋषभ हम्म। जी रोबोट भाई। ऋषभ, हाँ हाँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप में, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टडी मींस 65 फॉर सोसाइटी? संजीत भाई। इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू स्टडी मेंस 365, अच्छा। हाँ हाँ, अरे अब वो तो कर ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो काफी मतलब अच्छे से इश्यूज उसमें कवर होते हैं, मैं तो उसी से करता था। करंट अफेयर्स के लिए तो जरूरी है वो, सोशल इश्यूज वाला जो आता है मेंस 365। या तो आप नहीं, मेंस 365 को यहाँ पे वो प्रमोट करने का नहीं है, आप उसको कर लो, या फिर कई सारी और भी आती हैं, वो ओनली आइस वाली जो आती है, वो प्रहार मैगजीन। आपको जो टॉपिक सबसे होलिस्टिकली जहाँ भी कवर नजर आ जाए वो आप कर लें। बट हाँ, करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन वो आती है जो मतलब कंपाइलेशन, उसको कर लेना चाहिए एक बार। सर ये मैंने प्रहार से ही ना ओके। सारे पूरे प्रहार के इस साल के नोट्स बना के उसको रिवाइज करके आंसर लिखे हैं। हाँ, वो मुझे काफी उसी वो से। मतलब उसमें थोड़ा वाइड कवरेज होता है, ये मेंस वाले 365 वाले थोड़ा कम कर दिए हैं। हाँ, प्रहार के नोट्स बना के उसमें से किया सर। सही है, वो सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो तो भी पूछ सकते हो आप, सोसाइटी से रिलेटेड। सर हम्म। सर वो थिंकिंग डायमेंशंस एक बार रिपीट कर देना, आपने वो जो बोला था, वो मैरिज फैमिली। हम्म। हाँ हाँ, ऋषभ भाई, फ्रेमवर्क बता एक देता हूँ क्वेश्चन आपको। है। हाँ हाँ, अरे मैं इनको पहले वो बता दूं, फ्रेमवर्क बता देता हूँ, ये बोल रहे हैं वापस बताने के लिए। तो हाँ हाँ बिल्कुल, वही फैमिली, सेम क्वेश्चन पूछ रहा था। फैमिली, मैरिज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, रूरल अर्बन, माइग्रेशन, और भी आप इसमें और भी फ्रेमवर्क्स याद ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक यही बताया था उन्होंने। फैमिली, मैरिज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर और रूरल अर्बन और माइग्रेशन। इसमें आप लोग चाइल्ड भी डाल सकते हो, इनक्वालिटी, ओल्ड एज, वल्नरेबिलिटी, या फिर अर्बनाइजेशन वगैरह। मतलब ये 7-8 पॉइंट अगर आपके रहेंगे इस लाइंस पे, अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो 10 पॉइंट तो जनरेट हो ही जाएगा मतलब सोसाइटी के आंसर्स में। रोबोट भाई, अब बताइए क्या क्वेश्चन था। भाई यही सेम क्वेश्चन था जो एक ट्रिक्स भाई है उन्होंने पूछ रखा है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है? पीवाई क्यू तो कर ही लिए हैं, बट कुछ अलग करना चाहिए। और नहीं भाई, मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है, जैसा मेरा भी था, तो अलग से कुछ वही है कि मेन 365 पढ़ लो करंट अफेयर्स के, वो आपको सोशियोलॉजी के लिए भी करना ही है किसी भी तरह से, तो अलग से नहीं करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और बाकी रहा कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो टॉपर कॉपी से देख लीजिए, जैसे कि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बढ़िया मिल गए थे वो श्रुति मैम की कॉपी से, तो ये करा ओके सकता है बस। बाकी तो एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश चौधरी का। सर, पुरानी और नई स्कीम किस एक्सटेंट तक पढ़नी है सोसाइटी में? जी। मेरे ख्याल से जो करंट में चल रही है, या फिर जो इस साल के बजट में रहा हो कोई स्कीम, या फिर आपके इकोनॉमिक सर्वे में, वही इंपॉर्टेंट होती है।
और कोई फ्लैगशिप स्कीम है जो बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका कोई डिस्कशन हो, उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ हो रिसेंटली, तो वो तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में कवर हो जाती हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोट बिल्कुल कर सकते हैं सोसाइटी के आंसर्स में कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट में, ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो उसको आप लोग स्कीम्स कोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेप्स लिए गए हैं, या कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हैं कि दिस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इज इन राइट डायरेक्शन। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं स्कीम्स को। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो? ऋषभ भाई शायद अब बीसी खत्म करनी चाहिए। जी जी जी, मुझे भी निकलना है अभी तो। टाइम देने के लिए जी जी, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू भाई। बाय एवरीवन।